लोग तो हलवा जात वगैरह भी पसंद करते हैं, तो गर्मी के मौसम में कुछ कम है। उसके अलावा ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, जो कोई शरबत, चाहे वो कोई लाल शरबत हो, चाहे कोई पीला शरबत हो, जिसमें रॉ शुगर, जो व्हाइट शुगर का कंटेंट ज्यादा है, वो आपकी स्किन के लिए हमेशा बुरा है। उसके अलावा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उससे डिहाइड्रेशन का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। कुछ लोगों को रोजे के बाद चाय का बहुत शौक होता है, ये मैं कई दफा इस बात को एम्फसाइज कर चुकी हूँ कि उससे भी डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से पानी को निकाल देती है, पेशाब आवर होती है। ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आप सहरी में भी और इफ्तारी में ये कोशिश ना करें कि एट ए टाइम बहुत ज्यादा पानी आप ले लें, क्योंकि वो आप जितना पानी ले लेंगे, जितना इन एक्सेस होगा, वो फौरन से निकल जाता है। बॉडी का सिस्टम ऐसा है, खुदा ने ऐसा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो कोशिश आप ये करें कि पानी जितना आपके पास टाइम बिटवीन सहरी एंड इफ्तारी है, उसमें वक्फे वक्फे से पानी आप लेते रहें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि उस पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट और कोई भी लेमन, या आजकल ऑरेंज जूस नहीं है, ऑरेंजेस खत्म हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के अवेलेबल हैं बहरहाल, अगर आप उस फॉर्म में पसंद करते हैं तो उस फॉर्म में, क्योंकि पोटेशियम कंटेंट उनका होता है। इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस, क्योंकि पसीने में नमक के अलावा जो नमकियात हम कहते हैं, उसमें सोडियम ज़ाया हो रहा होता है, आपकी पोटेशियम में कमी हो रही होती है, तो वो आप एक अच्छे बैलेंस पे रख के अपनी जनरल हेल्थ और अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। और पानी का कितना इस्तेमाल फिर हमें ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? अमूमन कहते हैं कि डेली रूटीन में 8 से 10 गिलास हमें पीना चाहिए, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है या रमजान है, तो फिर कितने गिलास हमें पानी पी लेना चाहिए? देखिए, इस बात पे प्रॉब्ली कोई न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छी रोशनी डाल सके, लेकिन मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप 8 गिलास या 10 गिलास, अगर आपका एक पतली दुबली सी लड़की छोटी हाइट की है, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट और है। एक अगर माचो मैन है, बहुत लंबा चौड़ा, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ही अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज होता है। ठीक है। तो उसमें यह है कि अगेन कुदरत की तारीफ मैं क्या कोई भी करे कम है। अल्लाह ने इस सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि जब आपको प्यास लगती है तो आपका थर्स्ट सेंटर है ब्रेन के अंदर, आपको महसूस हो जाती है, आप उसको, उसकी कॉल को, नेचर की कॉल को, एक ही कॉल नहीं होती नेचर की, उस कॉल को भी आप पीछे डाल के और कामों में बिजी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सारा सारा दिन कामों में बिजी हैं, पानी नहीं पीते आप हैं। अपने आप को वही इंपॉर्टेंस देनी कम कर देते हैं। जब आपको प्यास लगती है, आप अपनी प्यास को बुझाने की हद तक पानी पिए। रमजान में भी पानी की रिक्वायरमेंट वैसे ही है जैसे किसी और महीने में है। उसमें यह कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप पानी नहीं ले पाते हैं, जो आप नहीं ले सकते हैं, जो एक हमारी एक रिलीजियस जिम्मेदारी है, बहुत एक आप में रेजिस्टेंस भी उससे पैदा होती है। लेकिन जो टाइम आपके पास पानी पीने के लिए है, उसमें आप वक्फे वक्फे से पानी लेते रहें। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप नींबू की सिकंजी बीन, चीनी ना भी डालें तो सिकंजी बीन रहेगी। बहरहाल अगर डालना चाहते हैं तो शहद की फॉर्म में उसको मीठा कर सकते हैं, कोई गुड़ डाल सकते हैं। व्हाइट शुगर का इस्तेमाल मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूंगी। अच्छा, बहरहाल अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आप जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें। वो अवॉइड करें। ठीक है, तो मुझे बताइए फिर जैसे ख़वातीन ने मुरे खाना का भी ख्याल रखना है, चूल्हे के आगे भी चीज़ें बनानी होती है इफ्तारी और सहरी के टाइम, इस सिचुएशन में फिर किस तरह के हमें क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सन ब्लॉक किस तरह, और फेशियल्स ख़ास तौर पर किस तरह के लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? असल में बात यह है कि जब आप किचन में जाते हैं, आपका ज्यादा हीट से एक्सपोजर होता है। एक तो कुछ ख़वातीन अपनी आदत से मजबूर होकर अपना सारा टाइम ही किचन में गुजार देती हैं। अब अगर आप कोई कटिंग वगैरह का काम जरा बाहर बैठ के कर लेते हैं, चूल्हे के ऊपर आप ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, जितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप कर लें। बाकी सनब्लॉक जैसे आप रूटीन में है कि आप घर के अंदर भी लगाएं, बाहर भी लगाएं, वही आप रूटीन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल वो नहीं है। रह गई बात स्किन केयर की या फेशियल या स्किन पे लगाने वाली चीजें, वो आप जैसे रूटीन में जारी रखते हैं उसी तरह आप रमजान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई फेशियल्स वगैरह ईद से पहले बहुत ज्यादा वो होता है कि आप लेना चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। लाइक कुछ की ग्रीजी ऑयली स्किन है, एक्नी वाली है, कुछ की ड्राई स्किन है, जिस टाइप की आपकी स्किन आप उस टाइप का। आप उसमें यह है कि इसमें गाइड करना तो ज़ाहिर है, आप चाहे कोई एस्थेटिशियन हो चाहे कोई ब्यूटिशियन हो, आपको देख के ही प्रॉपर गाइड कर सकता है। हमेशा एक रिलायबल बंदे के पास जाएं जो सिर्फ अपने पैसे ना बनाए, आपको सही मशवरा भी दे। उसके बाद बात यह कि ये ट्रेंड ज्यादा आता है आखिरी अशरे के अंदर कि जी हमने ईद पे बहुत खूबसूरत नजर आना है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, आपका हक है। उसमें बात है कि अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज 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 आप एटलीस्ट एक हफ्ते पहले वो करा लें,
ताकि अगर कोई उसके साइड इफेक्ट्स आने, क्योंकि कई साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनफोर्सीन होते हैं, वो सब में नहीं आते, वो एक किसी में आ गया तो किसी में ना आया, तो अगर कोई खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो इन द मीन वाइल उसको करेक्ट करने का, उसको इम्प्रूव करने का भी टाइम रहे। बाकी ये है कि जाहिर है मैं बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो मेडिकेटेड फेशियल्स हैं लाइक जिसमें हाइड्रा फेशियल, फोटो फेशियल, आजकल वो हॉलीवुड पील, कार्बन फेशियल, अब वो अगेन ये है कि डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपकी स्किन टाइप के एतबार से आपको आपका एस्थेटिशियन, आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। अगर आप पहले कराती रही हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप से, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो आप फिर वो खुद से करा सकती हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो फॉर दैट टाइम एटलीस्ट आप किसी एक्सपर्ट से मशवरा जरूर करें। लेकिन जैसे मैं बात की थी डॉक्टर इमा कि लोग जाते हैं सैलॉन्स में, जाके पहले कराए जाते थे, फेशियल्स कराए जाते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, और जैसे हाइड्रा फेशियल्स में भी आगे बहुत ज़्यादा फेशियल्स आ रहे हैं, तो जो सैलॉन से स्विच करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएंगे, वो फिर क्या उनकी स्किन पर इफेक्ट होगा? क्या नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ब्लीचिंग करवाई होती है, बाकी सारी चीज़ें भी यूज हो रही होती हैं उनके फेस पे? देखिए, ब्लीचिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ब्लीचिंग एज सच स्किन को उस तरह डैमेज नहीं करती। ठीक है, थोड़ी सी माइल्ड इरिटेशन जब आप वो ब्लीच लगाते हैं स्किन पे फील होती है, और आपको बताया भी जाता है कि हल्की सी रेडनेस हो सकती है उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग 1-2 घंटे के लिए होती है, ठीक हो जाती है, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जो आप व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाते हैं उसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट है। अच्छा। कई दफा ये फेशियल्स में इसी तरह की चीजें लाइक व्हाइटनिंग एजेंट्स, जिसमें मर्करी, स्टेरॉइड्स, इस तरह की चीजें शामिल है, वो लॉन्ग टाइम के लिए आधे घंटे उसका मसाज हो रहा है, तो वो थोड़ी एब्जॉर्प्शन भी उसकी बढ़ जाती है, देन इट लीव्स बिहाइंड इट इफेक्ट। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या इवन किसी ट्रेन्ड ब्यूटिशियन के, एस्थेटिशियन के पास जाएंगे, उनको आइडिया होगा कि आपकी स्किन पे इस टाइप की सेंसिटिविटी है, तो वो आपको पहले गाइड करेंगे कि आपके साथ क्या इसके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं और हम इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी बात यह है कि मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा ऐसा है, लेकिन कई दफा लोग ये होता है कि जी डॉक्टर इज चार्जिंग टू मच, वो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि किसी सस्ती जगह से जाके करा लेते हैं। अगर आपको ये